कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। Q&A 11 में आपका स्वागत है। अगर कोई क्वेश्चन मिस आउट हो जाते हैं तो माफ़ी चाहता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। अगर कोई रिपीट क्वेश्चन होगा तो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी Q&A सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप Q&A सेशन सभी फॉलो करिए। इंटरेस्टिंग और डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको, और आपकी नॉलेज और हेल्प के काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ आगे वीडियो में हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि क्या हमें यूट्यूब पे, या कोई भी इंसान को यूट्यूब पे एज अ फुल टाइम काम करना चाहिए, और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि फ़ायदे और नुकसान है, और क्या जॉब छोड़ के काम करना चाहिए, और कितना कमा सकते हैं, कैसा है, क्या सिनारियो है। क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हर ही यूट्यूबर बहुत ज़्यादा कमाता है, और हर यूट्यूब पे तो जो भी वीडियो बनाते हैं उन लोग की खूब कमाई होती है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन और कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे, और देखेंगे कि क्या आपको उस चीज़ से फ़ायदा होता है कि नहीं, और आपके आगे अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे तो उसको भी मैं अगले Q&A सेशन में इंक्लूड करूँगा। तो पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दीपक भाई का। इन्होंने पूछा है गुजरात मेल के वीडियो पे स्लीपर क्लास की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कब लॉन्च होगी। तो आई थिंक ये वो पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली न्यूज़ कई टाइम से फैली हुई है कि भाई स्लीपर क्लास की वंदे भारत आने वाली है, फुल AC जो सो के आप आराम से जा सकते हैं, जैसे 3 AC 2 AC वैसी वाली वंदे भारत आने वाली है। और वो सही बात है, आने वाली, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो एक टॉप सीक्रेट रहेगा बहुत टाइम तक। उसकी वजह ये है कि मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि उसमें प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे, और प्रधानमंत्री जी जहाँ पे भी शामिल होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन एकदम लास्ट मोमेंट पे बताई जाती है। इसीलिए काफ़ी कम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं, और वहाँ पहुँचना और वहाँ पे आपको एंट्री मिलना वो एक डिफरेंट ही बात हो जाती है। तो जो ये न्यूज़पेपर पे, वेबसाइट पे और बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं आ रही है कश्मीर की वंदे भारत एक्सप्रेस, और वो दिन को आ रही है और उस दिन को आ रही है, वो सब पे छोड़ दीजिए एतबार करना। किसी को पता नहीं है। अगर वो तारीख बता भी रहे हैं, हो सकता है उसी दिन हो जाए, नहीं भी होगा तो भी कोई उसमें सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि आपको मैं एक रीजनिंग बता चुका हूँ कि उसकी वजह क्या है, कि किसी को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बहुत कम टाइम पहले ही रिलीज़ होगा, और तुरंत ही वो प्रोग्राम कंप्लीट होगा। और प्रधानमंत्री जी अगर शामिल होंगे तो उनकी स्केड्यूलिंग कब है, कौन से मोमेंट पे, कौन से फंक्शन पे, कौन सी ओकेजन पे उनको वहाँ पे शामिल होना है, ये भाई एक दूसरे ही लेवल का पूरा प्रोग्राम रहता है। तो वो इतना ऑर्डिनरी प्रोग्राम या कोई ऐसे नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, वो बहुत ही हाई लेवल का प्रोग्राम रहता है। तो उसके चलते इन सब बातों से दूर रहिए, रिलैक्स रहिए, और जब अब कभी आएगी तो वंदे भारत चलेगी। अभी भी आप जानते हैं 100 से ज़्यादा वंदे भारत जो सिटिंग वाली है वो चल रही है, और मैंने तो कई सारी जर्नीज़ किया है। और इनॉग्रेशन के भी जिन लोगों को परमिशन मिलेगी तो इनॉग्रेशन जर्नी तो आएगी, और बाद में फ्यूचर में हमें भी जब मौका मिलेगा तो जर्नी करने का तो उसमें भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्नूप पूना का। इन्होंने गुजरात मेल के वीडियो पे पूछा है कि बोरीवली पे बहुत सारे पैसेंजर्स इन्होंने देखा था वीडियो पे, तो वो क्या वंदे भारत या शताब्दी के लिए थे। तो नहीं भाई, वो वंदे भारत शताब्दी के लिए नहीं थे। इतनी अर्ली मॉर्निंग बोरीवली पे कोई भी वंदे भारत या शताब्दी पकड़ने नहीं आएगा। वो जनरली 6 के बाद ही आते हैं, या 6 बजे तक आते हैं। और हो सकता है कि उसमें हो कुछ लोग जो कहीं दूर से आ रहे हो, जैसे कि कहीं थाने आने से अगर आ रहे हो, अगर ट्रेन पकड़ना हो तो भाई वो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन चांसेस कम है। बहुत सी दूसरी ट्रेन्स भी रहती है, मॉर्निंग आवर्स स्टार्ट हो जाता है तो ऑफिस के लिए भी, या कोई काम के लिए भी, या कहीं से रिटर्न होना है तो उसके लिए भी पैसेंजर्स रह सकते हैं। मुझे डाउट है वो सारा क्राउड वंदे भारत शताब्दी के लिए हो। और भाई का दूसरा क्वेश्चन है कि दादर वेस्टर्न रेलवे स्टेशन पे जो आउट स्टेशन ट्रेन है उसके रोड से या ट्रेन से कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में कुछ वीडियो या जानकारी शेयर करूं। तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोकल ट्रेन से आ रहे हैं तो आप किसी को भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। कुछ बोर्ड्स हैं, ऐसे मैं नहीं कहूँगी बहुत सारे बोर्ड्स हैं, लेकिन कुछ बोर्ड्स हैं जो आपको ये डायरेक्ट कर देंगे कि आप कैसे पहुंच सकते हैं। और रोड से तो मैंने देखा नहीं किसी को गाड़ी से आते हुए, लेकिन हाँ कुछ पार्सल की गाड़ियां आती हैं तो वो रोड थोड़ा घूम फिर के ही जाता होगा। तो मैं वो नहीं रिकमेंड करूँगा। अगर आप ट्रेन से आएंगे तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, क्योंकि दादर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है, और आप स्टक अप बहुत नज़दीक पे ही हो जाएंगे और परेशानी हो सकती है। तो इसके बारे में अगर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मौका मिला तो वो भी आपके सामने ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम कुमार भाई का। इन्होंने पूछा है कि CR राजधानी का टिकट है इनके पास, और वो मुंबई से हज़रत निज़ामुद्दीन का है, और क्या ट्रेन बेस्ट रहेगी अगर पुणे से मुंबई आना हो तो बेस्ट ट्रेन मेरे समझ से सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस रहेगी। आप 9 बजे के आसपास वंदे भारत पकड़ सकते हैं, और
आपको 12 बजे के आसपास मुंबई CSMT छोड़ देगी। अच्छा खासा गैप रहेगा कि अगर ट्रेन बाय चांस लेट भी हो जाती तो भी आपको CR राजधानी पीसफुली मिल जाएगी। जल्दी भी अगर आप पहुंच गए तो वहाँ पे वेटिंग एरिया है, पेड वेटिंग एरिया भी है, खान पान के बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं, तो आप कुछ खा पी भी सकते हैं। आप खुद का खाना लाएं तो आप रिलैक्स होकर खाना भी खा सकते हैं और आप फिर CR राजधानी बोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाकर भाई का। इन्होंने पूछा है कि नागपुर टू कोल्हापुर कब चालू होगी ट्रेन वाया नांदेड़ परवानी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूछ रहे हैं कि नई ट्रेन कब चालू होगी। आई थिंक एक कोई ट्रेन है जो शायद वीकली है या बाई वीकली है, जो वाया नांदेड़ और परवानी होते हुए नागपुर टू कोल्हापुर जाती है। लेकिन नई ट्रेन का कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई कि नई ट्रेन नागपुर से कोल्हापुर कब स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन है सैमसन भाई का और इन्होंने पूछा है कोंकण कन्या एक्सप्रेस के जर्नी के वीडियो पे। और भाई का ये क्वेश्चन है कि 3AC में कोई रश या इनकन्वीनियंस रहती है क्या। तो 3AC में मैंने जब जर्नी किया था तो उसमें कोई रश या इनकन्वीनियंस नहीं थी, क्योंकि वो कोई ऐसा फेस्टिवल टाइम नहीं था और कोई ऐसा स्पेसिफिक हॉलीडे टाइम नहीं था। अगर कोई फेस्टिवल टाइम रहेगा तब फिर तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन परेशानी आपको सोने में होना थोड़ा मुश्किल है अगर आपकी कंफर्म सीट है। और अगर आप फेस्टिवल टाइम में या हॉलीडे टाइम में नहीं जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। हाँ, टिकट आप पहले ही ले लीजिएगा। इस ट्रेन की डिमांड फिनोमिनल है। वंदे भारत से भी पहले इस ट्रेन की बुकिंग हो जाती है, क्योंकि ओवरनाइट जर्नी है और अब तो ये सुपरफास्ट कैटेगरी में भी आ गई है। तो भाई ट्रेन की डिमांड दूसरे लेवल पे, कितनी बार RAC भी कंफर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस पे और इस पे पूछा है सवाल कि क्या ये ट्रेन करजत रुकती है। तो भाई सोलापुर से या पुणे से अगर मुंबई की तरफ कोई ट्रेन आ रही है तो बहुत सारी ट्रेन करजत स्किप करती है। और भाई ये तो वंदे भारत एक्सप्रेस है तो ऑब्वियसली ये करजत नहीं रुकती है। अगला क्वेश्चन पिछले Q&A सेशन पे Q&A 10 पे पूछा गया था और हावड़ा से मुंबई की सबसे बेस्ट ट्रेन कौन सी है। तो हावड़ा डोरंटो एक्चुअली स्केड्यूल के हिसाब से बेस्ट ट्रेन है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर पूछा जाए तो मुझे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस बहुत ही बढ़िया लगी थी, प्योर वैल्यू फॉर मनी लगी थी और उसका टाइमिंग भी बढ़िया है। आपको मुंबई में भी फुल डे ऑफ वर्क मिल जाएगा और आपकी ट्रेन जब कोलकाता पहुंचती है तो अगर वो थोड़ा सा लेट भी हो गई, यानी कि 2-3 घंटा, तो भी आपको फुल डे हावड़ा में मिल जाएगा या कोलकाता में। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको फुल डे ऑफ वर्क या जो भी आपका कमिटमेंट है उसके लिए आपको पूरा दिन का टाइम मिल जाएगा। तो वो ट्रेन मुझे बहुत बढ़िया लगती है। डोरंटो एक्सप्रेस की पंक्चुअलिटी अच्छी नहीं है, अगर उसकी पंक्चुअलिटी सही रहे तो बहुत बढ़िया ट्रेन है। एक ही रात की जर्नी है, अगली रात तो आप आराम से जहाँ पे भी जा रहे हैं कोलकाता में आप सो सकते हैं। फुरकान भाई का क्वेश्चन है Q&A 10 के ही वीडियो पे और उन्होंने पूछा है कि इज इट सेफ टू ट्रैवल इन मुंबई लोकल ट्रेन इन सेंट्रल रेलवे फ्रॉम दादर टू कल्याण विट्ठलवाड़ी उल्लासनगर एरिया आफ्टर 10 PM। तो कल्याण तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्या, मेरे समझ से अगर आप 11 बजे तक भी कल्याण तक जाना है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। मैंने तो पर्सनली नहीं एक्सपीरियंस किया है और नहीं कोई ऐसी खबर मैंने सुनी है पास में कि भाई कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अवॉइड करें तो बेहतर है कहीं पे भी अगर आपको लेट नाइट जाना हो तो। लेकिन कल्याण के आगे खास तौर से विट्ठलवाड़ी उल्लासनगर या अगर आप अंबरनाथ या बदलापुर या करजत की तरफ जा रहे हैं या इवन कसारा की तरफ जा रहे हैं तो अवॉइड करें। खास तौर से अगर आपके साथ कोई फीमेल है तो बेस्ट रहेगा कि आप अवॉइड करें। अगर आप ग्रुप में हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या कपल हैं या एक अगर फैमिली है और उसमें आपके बच्चे हैं या आप और आपकी वाइफ हैं तो पहले ही निकल के पहुंच जाएं तो बेहतर है। क्योंकि कुछ इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं जिसको ये कहा जा सकता है कि भाई वो सेफ इवेंट नहीं थे। तो उसके चलते मैं बस ये कहूँगा कि थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर है, वरना मुझे नहीं लगता ऐसे कोई दिक्कत होनी चाहिए। डेली बेसिस पे लोग ट्रैवल करते हैं। वैसे तो मुंबई में लोग 11 बजे के बाद भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन कल्याण विट्ठलवाड़ी उल्लासनगर या कोई भी ऐसे एरियाज वो मुंबई में नहीं आते, वो थाने डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और वहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि मुंबई की जो आबादी या क्राउड है या जो सिक्योरिटी है उस लेवल पे नहीं है। वैसे तो सब जगह मोस्टली रेसिडेंशियल ही है। अगला क्वेश्चन भी Q&A 10 पे ही पूछा गया था और भाई ने पूछा है कि क्या फूड अनलिमिटेड रहता है फर्स्ट AC में राजधानी या डोरंटो में और एग्जीक्यूटिव क्लास वंदे भारत या शताब्दी के। वंदे भारत और शताब्दी में अनलिमिटेड नहीं रहता है। आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करें, विस्टा डोम में ट्रैवल करें या कोई भी क्लास में ट्रैवल करें, उसमें फिक्स्ड ही रहेगा, कटलरी रहेगी, बाकी कुछ नहीं अलग रहता है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है खाना भी शायद सेम ही रहता है, कुछ आइटम्स एक्स्ट्रा रहते हैं। रहा सवाल राजधानी और डोरंटो का, तो हाँ बहुत सारी राजधानी एक्सप्रेस में आपको फर्स्ट AC में खाना अच्छा खासा अनलिमिटेड मिल जाता है।
कुछ अगर स्पेसिफिक राजधानी में नहीं मिलता हो तो वो मैं नहीं कह सकता। वही बात टोरंटो में भी है। अगर आप किसी टोरंटो में ट्रैवल कर रहे हैं तो फर्स्ट एसी में जनरली आपको खाना अच्छा खासा अनलिमिटेड मिल जाएगा। एक क्वेश्चन Q&A 10 सेशन पे ही था कि हावड़ा से मुंबई की ट्रेन सब लेट होती है क्या, कोई प्रायोरिटी रहती है, जैसे कि राजधानी टोरंटो वो सब ट्रेन भी लेट होती है क्या। पहली बात तो हावड़ा से मुंबई राजधानी एक्सप्रेस तो नहीं है, लेकिन उस रूट पे राजधानी एक्सप्रेस चलती है बिलासपुर से नई दिल्ली जाने वाली, और उसकी प्रायोरिटी अच्छी है। उसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं नागपुर तक तो जनरली इतना लेट नहीं होती है। और वंदे भारत एक्सप्रेस भी उस रूट पे चलती है, उसको भी प्रायोरिटी अच्छी रहती है। बाकी किसी भी ट्रेन की कोई भरोसा नहीं है भाई, चाहे वो टोरंटो ही क्यों ना हो, चाहे वो हावड़ा से मुंबई की हो या हावड़ा से पुणे की हो या कोई भी और सुपरफास्ट ट्रेन हो, किसी की भी मैंने नहीं सुना है कि उस रूट पे कोई ऐसी खास प्रायोरिटी हो कि भाई वो कभी लेट होती नहीं। ये दो ट्रेन यानी कि बिलासपुर राजधानी और बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, ये दो ट्रेन की प्रायोरिटी थोड़ी ढंग की है और ये जनरली लेट नहीं होती है। हाँ, बिलासपुर राजधानी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं पास्ट में जहाँ पे वो लेट देखी गई है। अगला क्वेश्चन तनवीर भाई का है और भाई ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। भाई ने पूछा है कि मुझे फर्स्ट इंटरेस्ट ट्रेन और इंडियन रेलवेज का कैसे आया और मुझे क्या चीज़ ड्राइव करती है व्लॉग्स बनाने में, और मेरी क्या 9 से 5 की जॉब है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं, अपने बारे में आपके सामने पेश करूं। तो मैं यही सब कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट भाई ने पूछा कि मुझे इंटरेस्ट ट्रेन और इंडियन रेलवेज़ में कैसे है। तो बचपन से, चाइल्डहुड से है। जब मैं बहुत ही छोटा था तब से मुझे ट्रेन हमेशा फैसिनेट की है, और वैसे भी मुझे गाड़ी, ट्रेन या कोई भी ऐसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हमेशा ही अच्छी लगी है। और मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आज भी जब मैं जर्नी करता हूँ तो वो मुझे मना नहीं करते, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं हमेशा सेफ्टी को सबसे टॉप प्रायोरिटी रखना। तो भाई वही मेरा फोकस रहता है। और क्या चीज़ मुझे ड्राइव करती है व्लॉग्स बनाने को, तो आप लोग का सपोर्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी एक डिज़ायर है कि मैं आप लोग के सामने एक करेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन पेश करूं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रहे, और साथ ही साथ उस तरह से मैं आपको जर्नी दिखाऊं जिस तरह से मुझे देखनी पसंद है, यानी कि नज़ारे, ट्रेन्स की क्रॉसिंग, ट्रेन्स के अराइवल और डिपार्चर। और यूं आपको ऐसा लगे कि आप इस सफ़र में अगर जा रहे हैं तो आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप मेरे वीडियो के ज़रिए आप वो देख सकें। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करने का मन था। और साथ ही साथ मैंने देखा कि YouTube पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें मिस कर जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें बताते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना स्टाइल तो एक ही रखूँगा। मेरा जो मकसद है जो कि है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, क्योंकि इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जगह के बारे में, स्टेशंस के बारे में कुछ चीज़ें मैं भी मिस कर जाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एक जर्नी में सभी वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और जर्नी की डिटेल्स मिलती रहे। और क्या मेरी 9 से 5 की जॉब है, तो भाई फ़िलहाल ऐसी कोई जॉब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उस्मान भाई का। इन्होंने पूछा है हुसैन सागर एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में क्या ज़्यादा गर्दी होती है, यानी कि ज़्यादा रश होता है। तो बिल्कुल भाई, उसमें तो भाई रश का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता। 2 ही कोचेज़ हैं स्लीपर क्लास के, तो वो तो भाई नेक्स्ट लेवल पे ही रहता है। और भाई ने ये भी पूछा कि अगर रश नहीं महसूस करना हो, कंफर्टेबली जाना हो, तो किधर से जाना चाहिए अगर जनरल टिकट नहीं आए जो कोचेज़ में। तो वो है 3AC और 2AC। जनरली 3AC और 2AC में जनरल कोचेज़ के पैसेंजर, जनरल टिकट के पैसेंजर्स नहीं आते हैं, और अगर वो आ भी जाते हैं 3AC में कभी कभार तो वो शॉर्ट डिस्टेंस में ही उतर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यूसुफ भाई का, और यूसुफ भाई ने पूछा है कि बस की भी इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन में शेयर किया करूँ। तो भाई करना है, बस जर्नीज़ भी शुरू करनी है। बस जर्नीज़ एक्चुअली थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और काफ़ी रूट्स पे टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन मुझे लगता है आगे चलते एक अच्छा कंपटीशन बसेस और ट्रेन में जारी हो जाएगा। तो अगर मौका मिला बस जर्नी करने का तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और उसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सपीरियंस, वो तो आपके सामने पेश ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक भाई का, और भाई ने पूछा है कि नागपुर से पटना बेस्ट रूट एंड ट्रेन सजेस्ट करूँ। तो ट्रेन एक्चुअली जो दोपहर में आई थिंक 1:15 बजे के आसपास आती है, डेली नहीं रहती है लेकिन अलग अलग ट्रेन्स रहती है। वो ट्रेन्स थोड़ा कम टाइम लेती है संघमित्रा एक्सप्रेस के अलावा। संघमित्रा एक्सप्रेस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन वो काफ़ी डिमांड वाली ट्रेन है और डेली रनिंग ट्रेन है, तो वो भी एक अच्छी ट्रेन है।
उसमें भी आप जर्नी कर सकते हैं। वैसे आपके टाइमिंग पे डिपेंड करता है आपको नागपुर से जाना कब है या आपको पटना पहुंचना कब है, क्योंकि ट्रेन्स अलग अलग टाइम पे है। तो जिस हिसाब से आपको आपकी टाइमिंग सेट होती है उसी हिसाब से ट्रेन को प्रेफर करिए। और रहा सवाल बेस्ट रूट का, तो बेस्ट रूट तो क्या ही कहना, जो ट्रेन आपको प्रेफरेबल लगे वो भाई अपने रूट से जाए, डाइवर्ट होके ना जाए, वही बेस्ट रूट है जिस पे टाइम पे पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिकेत भाई का है और उनकी ट्रेन एक्चुअली हो गई थी डाइवर्ट 19490 गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस, और वो आई थिंक हुई है महाकुंभ मेला के जो रश है और रेलवेज़ को भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो उसके चलते रीस्केड्यूल और डाइवर्जन हुआ है, और उसके चलते उनका पूरा प्लान थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो वो मुझे ये पूछे थे कि तत्काल ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो इसमें दो बात मुझे इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो अवॉइड कर लीजिए, और अगर आप जा रहे हैं कोई काम है या आपकी ट्रेन नॉर्थ से आ रही है, आप खुद नहीं नॉर्थ जा रहे हैं या आपकी ट्रेन नॉर्थ जाने वाली है, तो भी आप ट्रेन को ट्रैक ज़रूर करिए, जैसे कि भाई ट्रैक कर रहे थे। रेलवेज़ भी SMS भेजती है, तो अगर आपको SMS आ रहा है कि डाइवर्जन या ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप तुरंत ऑल्टरनेट ऑप्शंस के लिए तैयार हो जाइए। मेरा भी एक ऐसे ही प्लान बिलासपुर का रांची का गड़बड़ हो गया था भाई, क्योंकि मेरी रांची राजधानी को डाइवर्ट कर दिया था, और मेरा जो कनेक्टिंग प्लान्स और रूट और वो सब चीज़ें पूरा तहस नहस हो रहा था, तो मुझे कैंसिल करना पड़ा था। तो इसीलिए आप तैयार रहिए। अगर आपका कैंसिल हो जाएगा प्लान तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तत्काल ट्राई कर सकते हैं कोई दूसरी ट्रेन में तो बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है रशीद भाई का। इन्होंने पूछा है पुणे हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस के वीडियो पे, और सवाल ये है कि नहाने का ऑप्शन है क्या इस ट्रेन में। तो बिल्कुल है भाई, लेकिन आपको फर्स्ट AC में ट्रैवल करना पड़ेगा, और फर्स्ट AC में बाथरूम रहता है और आप वहाँ पे बाथरूम में बिल्कुल नहा सकते हैं, और ये सभी ट्रेन के फर्स्ट AC में रहता है। तो अगर आप किसी भी ट्रेन के फर्स्ट AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बाथरूम ज़रूर होगा, और वहाँ पे आप बिल्कुल नहा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक भट्ट भाई का। इन्होंने पूछा है मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस के वीडियो पे, क्या इसमें जनरल कोच रहता है। तो बिल्कुल रहता है भाई, लेकिन वो जनरल कोच नहीं होता, वो होता है एक्चुअली सेकंड सीटिंग का। वो दिखता जनरल कोच जैसा है, लेकिन वो जनरल कोच नहीं होता, उसमें रिजर्वेशन होता है और काफ़ी फ़र्क है। अमूमन हम ट्रेन में देखते हैं लोकोमोटिव के पास या ट्रेन मैनेजर के पास जो कोच रहते हैं वो जनरल कोचेज़ रहते हैं, लेकिन दुरंतो एक्सप्रेस में काफ़ी सारी दुरंतो एक्सप्रेस जो इंडिया की है उसमें एक कोच SLR वहाँ पे रिजर्व्ड सेकंड सीटिंग की बुकिंग होती है। कुछ ट्रेन में तो हटा दी जा रही है, लेकिन उसमें रिजर्व्ड सेकंड सीटिंग की बुकिंग होती है, रिजर्वेशन होता है। जनरल टिकट लेके अगर आप चले जाएंगे तो आपको अच्छी खासी फ़ाइन देनी पड़ेगी, और चूंकि ये प्रीमियम ट्रेन है तो फ़ाइन ज़बरदस्त रहेगी। एक तो डिस्टेंस भी लंबा रहेगा क्योंकि इसके स्टॉप्स कम रहते हैं, और फिर आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा आपको पेनल्टी के साथ फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो जनरल टिकट लेके इस ट्रेन में मत जाइए। कोई भी दुरंतो एक्सप्रेस हो इंडिया की, उसमें जनरल टिकट नहीं चलता है, उसमें आपको एक रिजर्वेशन का सेकंड सीटिंग का टिकट लेना पड़ेगा अगर वो अलाउड है तो। और अब है फाइनल क्वेश्चन, और भाई ने पूछा है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की वीडियो पे कि क्या मैंने खाना घर से लाया था, और अगर मैंने खाना ऑर्डर किया था पेंट्री कार का तो कैसा था। तो ये जर्नी में तो मैंने खाना पेंट्री कार से नहीं ऑर्डर किया था, लेकिन अगर आप इसी ट्रेन के 3 AC में का भी जर्नी देखेंगे तो उसमें मैंने खाना पेंट्री कार से लिया था। वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। खाना डिसेंट था, लेकिन कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था, और मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा था। लेकिन मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था जिस तरह से आप जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप आर्ग्यू नहीं करते और आप सीक्रेटली वीडियो बनाते हैं। अगर आप वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको भी वो सही प्राइसिंग दे दें, या आप उनसे ये कह दें वीडियो बनाते हुए कि भाई बिल लाओ तो भाई उसमें हो सकता है कि भाई वो सही प्राइसिंग आपको बता दे, वरना इसमें भी स्कैम चलता है, ओवर चार्ज होता है। तो ये था आज का Q&A सेशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे बात करनी थी कि क्या आपको YouTube एज अ फुल टाइम चूज़ करना चाहिए या नहीं। मैंने 3 साल तो डेडिकेटेड जर्नी करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की है, तो मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ भी। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपको जॉब छोड़ के या अपना काम छोड़ के इस चीज़ में आना चाहिए, या आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं और आपको नहीं पसंद है तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यूट्यूब पे चले जाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा,
इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन भी है और मैं वीडियो बनाऊंगा और बहुत कमा लूँगा। तो ये कुछ बातें आपको एक एक्चुअल रियलिटी के रूप में मैं इन्हीं सब बातों का करीबन आंसर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो आप इस सोच से बाहर आ जाइए कि आप YouTube पे आएंगे तो आप एकदम जम के कमाएंगे। लोग कमाते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं, लेकिन उन्होंने अपना 5 साल 7 साल 10 साल दे चुके हैं और वो कमाते हैं। तो उनके पास वैसे ही सामान यानी कि कैमरा, फ़ोन, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, स्टैंड, लाइट, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, वो सब रहती है। वो उन चीज़ों को चेंज करते हैं, जैसे ही देखते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, अच्छी है, उसमें वो चले जाते हैं। यानी कि अगर कोई फ़ोन आया, इस फ़ोन का वीडियो अच्छा रिकॉर्ड करता है, वो फ़ोन ख़रीद लेंगे, पुराना वाला बेच देंगे, नहीं तो पुराना भी रखे रहेंगे। वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाते हैं। आप जानते हैं कि अच्छा आईफ़ोन अगर आप लेने जाओ जो वीडियो शूटिंग करता है तो लाख रुपए लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही एक्सपेंसिव लाइन हो जाती है अगर आपको उनके कंपटीशन तक रहना है। और अगर आप ये सोचेंगे कि अरे उनका कंपटीशन पे अपन बाद में पहुंच जाएंगे, अभी तो अपने को ये छोटा मोटे से चालू करेंगे ना, चलेगा। तो आप सोच लीजिए आप फुल टाइम आने की बात कर रहे हैं। जब आप उनके कंपटीशन तक नहीं पहुंचेंगे, लोग आजकल अच्छे फ़ोन्स पे देखते हैं, नॉर्मल फ़ोन का भी डिस्प्ले अच्छा रहता है लेकिन कैमरा नहीं अच्छा होता, बहुत फ़र्क है दोनों में। तो अगर आपकी कैमरा से रिकॉर्डिंग सही नहीं है, वो रात के शॉट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, उनकी तरह की जो फुटेज है, उनकी तरीके की क्वालिटी वीडियो नहीं आ रही है, तो लोग आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे और फिर आपकी ऑडियंस नहीं बनेगी और आप इसी पज़ल में और इसी चक्कर में फंस जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, अच्छा तो बना रहा हूँ, लेकिन बन नहीं रहा है। और मैं अपने ही आपको 3 साल इस चैनल को बनाए हुए हुआ है और मैं आपको बताऊं कि मैं इससे ऐसा भी नहीं अर्न करता कि मेरी एक ट्रिप का खर्चा हो जाए। यानी कि अगर मैं आज सोचूं कि मैं मुंबई से बेंगलोर चले जाऊं, बेंगलोर से दिल्ली राजधानी में चले जाऊं और दिल्ली से रिटर्न मुंबई गरीब रथ में भी आ जाऊं, उतना भी पैसा मुझे एक महीने में नहीं मिलता है। अब आप समझ सकते हो कि कितना कम पैसा आता है। कितनी बार तो किसी किसी महीने कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि YouTube पे $100 का थ्रेशोल्ड है। उससे कम अगर आपके YouTube पे कलेक्शन हुआ है तो YouTube आपको पैसे उस महीने नहीं देगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप तुरंत YouTube पे आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा लेंगे। यहाँ तक कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, जो उनकी क्राइटेरिया ये अगर कंप्लीट नहीं होती है, तो आप पैसे के लिए यानी अर्निंग के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तो कितने टाइम तक तो आपको कंटेंट इस रूप से डालना रहेगा कि आपको उसका रिटर्न कुछ नहीं आएगा। तो अब आप सोचिए कि अगर आप एक जॉब जहाँ से आपको कुछ तो अर्निंग आ रही है, उसे अगर आप छोड़ देंगे और आप YouTube पे आएंगे ये सोच के कि चलो इस पे अपन कमा लेंगे, 1000 क्या हो तो बन जाएंगे, और आप कोई हुक एंड बाय क्रुक वाला तरीका अपना के 1000 बनाना चाहेंगे, तो उससे बना के कुछ आपका हो नहीं पाएगा। और उससे आपको मैं एक फ्रैंक बात बताता हूँ, कोई अर्निंग नहीं आ रहा है। मैंने एक आध लोगों को देखा है जो मेरा वीडियो चोरी किए हैं और फिर मैंने उनसे कहा है कि भाई हटा दो, तो वो मुझे आके ये भी कहे हैं कि भाई मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। अब मैं क्या उनको बताऊं कि तुम्हारा कैरियर क्या ख़राब होएगा, तुमको 100 व्यूज़ आ रहे, भले तुमने 1 लाख सब्सक्राइबर पता नहीं कहाँ से ठूस लिए नकली अकाउंट बना बना के, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपके 100 सब्सक्राइबर है या आपके 1 लाख सब्सक्राइबर, मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी ऑडियंस जेन्युइन कितनी है और आपका कंटेंट का क्वालिटी कैसा है। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपके आइडियाज़ अच्छे रहेंगे तो आपके साथ ऑडियंस अपने आप जुड़ने लगेगी। अब आपके पास कोई ऐसे स्पेसिफिक आइडिया है, पूरा एक रोड मैप है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कंपटीशन इमेंस है और शुरू से पहले दिन से पैसे नहीं आते। और अगर वक्त ज़्यादा लंबा हो गया तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। और आज की जो मुश्किल जॉब सिनारियो है, जहाँ पे एक बार जॉब छोड़ दो तो जॉब नहीं मिलती है, तो आप सोचिए कि आप कितना पीछे चले जाएंगे। और अगर आपने उसमें अच्छा खासा कुछ पैसा लगा दिया तो आपकी माइंडसेट मानसिकता एकदम फंस जाएगी और आप परेशान हो जाओगे।
और अगर आप ये सोच रहे हो कोई आपको यूट्यूबर सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये भी मुझे सब क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे सपोर्ट कर दो, वो दूसरों से कहेंगे कि भाई कोलैब कर दो, मुझे लोग बोलते हैं कि आप कोलैब क्यों नहीं करते। ये सब से कुछ नहीं होता भाई। पहली बात तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं वो आपके साथ कोलैब नहीं करेंगे, वो आपको कोई ना कोई बहाने से आपको साइड कर देंगे। वो अपनी ऑडियंस को जवाब तो देते नहीं, आप खुद देख लीजिए। मैं कोई गलत अगर कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। कितने यूट्यूब पे प्रोफेशनल पुराने, जिनके हर दिन पता नहीं कितने 100 कमेंट आते हैं, उनको जवाब देता, वो एक्चुअली देखा जाए तो प्रैक्टिकली जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो किसी को भी नहीं जवाब देते। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि वो सपोर्ट, कोलैब, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगर आप कुछ सक्सेसफुल हो गए, या आप उनके साथ दोस्त यार हो, या आपकी जान पहचान अच्छी है, तो आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन उसका भी बहुत सारा नेगेटिव है। आप जानते होगे 2 सिंगर्स बीच में लड़ गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इसी बात से लड़ गए थे कि एक ने कहा था कि मैंने सपोर्ट किया था और दूसरा कहा था कि मैं तो खुद ही बनाऊं। तो भाई सपोर्ट और ये सब से कुछ नहीं होता। अपना आइडियाज़ लाइए, अपनी एक रोड मैप बनाइए। इसी तरह से चाहिए तो ब्लैक बोर्ड या बुक रख लीजिए, उस पर लिखिए कि आप क्या क्या बनाने वाले हैं, कैसे आप आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं। इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में जब आपके पास ये भी एक चैलेंज है कि आपको धीरे धीरे इक्विपमेंट्स अच्छे लाने रहेंगे, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, वो फाइनेंस कैसे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और आपको कब क्या चीज़ सही लेनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। और ट्रैवल कैटेगरी ये तो बहुत ही टफ़ है, इन द सेंस आपको बहुत पैसा लगता है सिर्फ ट्रेन के टिकट ही लेने में। साथ ही साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, कल को कोई चीज़ आपके फ़ोन के साथ या किसी के साथ हो जाए। मैं ये नहीं कहता हर वक्त चोरी होती है, चोरी तो आप जानते हो ही जाती है, लेकिन कभी कभार चीज़ें टूट भी जाती हैं, कुछ ख़राब भी हो सकती है। तब क्या आप वो चीज़ का जो लॉस हुआ है उसको आप बेयर कर पाएंगे? कितनी बार लोग शुरू करते हैं और फिर अच्छे खासा वीडियो चलने के बावजूद भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ भी वैसे ही टर्न हो जाती है। आज जो आप ट्रैवल के व्लॉगर्स देख रहे हैं, वो आप जानते होंगे कि कितने तो उसमें अभी भी शादी नहीं किए, और जो शादी भी किए हैं तो उनके कितने को बच्चे हैं, कैसी फैमिली आप नहीं जानते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं, वो कैसे उसको अडेप्ट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो आप नहीं जानते। उनके पास फाइनेंशियल पावर कैसा है, पर्सनल लाइफ कैसी है, वो आप नहीं जानते। तो बस ये अज्यूम कर लेना कि कोई यूट्यूब पे बहुत अच्छा कमाता है भाई, बहुत अच्छा, ये हकीकत नहीं है पहली बात। और जो कमाते भी हैं किस तरह से हैंडल करते हैं वो आप नहीं जानते। वो बहुत ही एक अलग लेवल पे और अलग लाइन पे चलते हैं, और बहुत ज़माने से, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो उतना वक्त सरवाइव करके वहाँ पहुँचे। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। और आज के कंपटीशन में भाई यूट्यूब पे फुल टाइम नहीं। अब मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि आप यूट्यूब पे भी आइए, वरना आप सोचेंगे कि भाई ये तो खुद यूट्यूब पे बना रहा है 3 साल से और हमें ज्ञान दे रहा है कि यूट्यूब पे आना ही नहीं चाहिए। यूट्यूब पे बिल्कुल आइए, और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, जो भी सोशल मीडिया है, रील्स और शॉर्ट्स को छोड़ के बाकी किसी पे भी आइए। आप इन्फॉर्मेशन सही स्प्रेड करिए, आप कोई क्वालिटी कंटेंट पेश करिए, आप कोई नॉलेज शेयर करिए, कुछ ऐसा क्रिएट करिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। आप अपना टाइम रील, शॉर्ट्स, फालतू वीडियो, फालतू गेम खेलने में मत ज़ाया करिए, उससे आप कुछ नहीं लर्न करेंगे। कुछ बनाने की कोशिश करिए। तब आप यूट्यूब पे आ रहे हैं कि भाई चलो मैं आज पूरे दिन काम किया, अब मैं थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ। बिल्कुल बनाइए। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, लेकिन दिल्ली में एक हमारे सरदार जी यूट्यूबर थे, और वो फूड का कंटेंट बनाते थे। मैं काफ़ी टाइम पहले देखा था, पता नहीं कब छूट गया देखना, लेकिन उनका हमेशा एक जॉब थी, और जॉब के बाद वो प्लान करते थे और फिर वो उस हिसाब से वीडियो बनाते थे, और वो उस चीज़ में कंसिस्टेंट थे। उनको वो शौक़ था, पैशन था, लोगों के साथ क्या खा रहे हैं, कहाँ खा सकते हो, कैसा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये शेयर करने का। वो उनका पेट और उनके आइडिया, सब चीज़ को वो बैलेंस आउट और सपोर्ट कर पा रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छी जर्नी की। आज कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो, मैं जब तक लास्ट देखा था तभी वो काफ़ी अच्छा डेवलप कर गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप एक सेकंड हॉबी की तरह कुछ क्रिएट करना चाहेंगे तो बिल्कुल करिए। आप ये मत अज्यूम करिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यूट्यूब या कोई चीज़ देखिए ही मत।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं या कहीं पढ़ेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? मैं खुद देखता हूँ सीखने के लिए, और कभी-कभार हम ऐसे भी कभी-कभार कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे चाहे वो स्पोर्ट्स की हो या कोई ऐसी बातें हो या न्यूज़ हो या कोई फाइनेंशियल चीज़ें हो, तो लर्न करने को, देखने को बहुत कुछ है। उसी हिसाब से आपके लिए बनाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन प्राइमरी काम इसको मत लीजिए। इसको आप एज़ अ पैशन, आपका स्ट्रेस बस्टर बोल लीजिए, आपका शौक बोल लीजिए, और इसको उस नज़र से देखना छोड़ दीजिए कि इससे मुझे सिर्फ़ कमाना ही है। क्योंकि जब आपके नज़र में ये रहेगा कि इससे मुझे सिर्फ़ कमाना ही है, तो एक ना एक दिन या तो आप हार जाएँगे, क्योंकि आप अगर कमा नहीं पाए तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई आपने गोल अचीव नहीं किया और आपको छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि भाई सब झूठा ही है, कुछ इसमें है ही नहीं। तो इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि भाई इसमें मेरे को बस दबा के छापने को, सब लोग छाप रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ही नहीं कुछ कमा रहा हूँ इससे, ये एक फ्रैंक बात बता रहा हूँ। यूट्यूब की तो पॉलिसी है कि मैं आपको पैसा बता नहीं सकता, वरना तो मैं आपको अर्निंग भी दिखा देता भाई। जो लोग दिखा रहे हैं वो कैसे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन यूट्यूब की एक खास पॉलिसी, आप अर्निंग नहीं शेयर कर सकते। और मैं जो आपको इक्वेशन बताया वो फैक्ट है। मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, सिर्फ 3 ट्रेन है। इसका भी खर्चा मुझे पर मंथ नहीं आता है। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए कितनी बार तो यहाँ से, यानी कि अंधेरी से अंधेरी स्टेशन पहुँचने तक का भी पैसा नहीं आता, जो कि 5 रुपये है। तो आप समझ लीजिए कि भाई ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से अच्छा कमा सकते हैं। तो इस भ्रम से बाहर आ जाइए, खुश रहिए। खुश नहीं भी हैं तो सरवाइव करिए, अपने आप को अपस्किल करिए, यानी कुछ नया चीज़ लर्न करिए ताकि आप एक अच्छी अलग स्विच कर सकें जॉब, कोई खुद का दूसरा काम शुरू कर सकें, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव क्रिएटिव काम करने की कोशिश करिए। यही मेरी राय रहेगी। और किसी से सपोर्ट ये सब मत मांगिए, कुछ फ़ायदे का नहीं रहता, और वो कभी लंबे रूप में नहीं काम आता है। उल्टा अपने ही पूरी कोशिश रखिएगा। तो आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई, अच्छा खासा शायद ये बहुत ही लंबा Q&A सेशन भी बन गया। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में या कोई नए Q&A सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।